स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम लेने जा रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उन यौगिकों का IUPAC पद्धति के अंदर नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे हमने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ा है IUPAC पद्धति के अंदर, उससे चेंज है ये नामकरण पद्धति। इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी है कि कौन सा समूह है ना धनायन है, कौन सा ऋणायन है, कौन से समूह उदासीन होते हैं, तो उनका नामकरण। एक चीज होती है कि हम कोई भी आयनिक यौगिक होता है ना, आयनिक यौगिकों को कैसे लिखते हैं, पहले धनायन लिखते हैं उसके बाद ऋणायन लिखते हैं। तो इसका सबसे पहला नियम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नियम है कि आयनिक संकुल में पहले धनायन और बाद में ऋणायन लिखा जाता है। पहले हम धनायन लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऋणायन लिखते हैं। और सबसे बड़ी चीज, धनायन की संख्या कितनी भी हो, ठीक है ना, उसकी संख्या को नहीं दर्शाया जाता है। उसी प्रकार ऋणायन की संख्या जितनी भी हो उसकी संख्या को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका सबसे पहला नियम यही है। यहां देखिए इसका उदाहरण K4FeCN का होल 6। अब इसमें आपको पहचानना है धनायन कौन सा है, ऋणायन कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, इधर ये K4 बाहर की तरफ लिखा हुआ है। हमने पढ़ा था ना आयनिक मंडल और समन्वय मंडल, तो समन्वय मंडल तो पूरा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें धनायन कौन सा है, ऋणायन कैसे पता करोगे। तो देखिए ये पहला उदाहरण मैंने इसीलिए ऐसा लिया है, इसमें लिखा हुआ है K4, फिर ये पूरा कोष्टक में लिखा हुआ है FeCN का होल 6। देखो इस संकुल के समन्वय मंडल के बाहर इधर की तरफ पोटेशियम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम धनायन के रूप में और इस पूरे का नाम किसके रूप में, ऋण आयन के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुनिएगा, अगर ये समन्वय मंडल पहले आता है और उसके बाद में कोई लिखा हुआ है सूत्र, जैसे यहां देखिए ये समन्वय मंडल है, ये समन्वय मंडल के बाद में इधर क्या आ रहा है, SO4 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे का नाम धनायन के रूप में और इसका नाम किसके रूप में, ऋणायन के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, यहां देखिए तीसरा उदाहरण, ये लिखा है मैंने NiCl4 और इस समन्वय मंडल के ऊपर माइनस आयन लिखा है। इसका मतलब ये पूरा किसके रूप में, ऋणायन के रूप में ही लिखा जाएगा। चलिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आयनिक संकुल में पहले धनायन और बाद में ऋणायन लिखा जाता है। उसमें ये भी लिखना है कि धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं लिखी जाती। पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम है कि उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। एक ही शब्द का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, कि ये जो हम समन्वय मंडल लिख रहे हैं, ये पूरा कोष्टक, इसमें एक ही लाइन के अंदर पूरा नाम लिखा जाएगा, बीच में स्टेप या गैप नहीं देना है। ठीक है। तीसरा, समन्वय मंडल में पहले लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखा जाता है। जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंड्स को पहले अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं, उसके बाद में पीछे क्या लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और केंद्रीय धातु परमाणु लिखने के बाद पीछे कोष्टक में हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीकरण अंक, जो हमने लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना सीखा था, तो वही ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में पीछे लिखे जाते हैं। ठीक है। और इसमें देखो, अगर लिगेंड ऋणायन है तो ऋणायन में पीछे O शब्द लगता है, जैसे साइनाइड है साइनो, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, और भी अगर आए, ठीक है। और धनायन है तो धनायन में हम पीछे ईएम शब्द लगाते हैं, जैसे NO है तो नाइट्रोसियम शब्द का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। और उदासीन लिगेंड जो होते हैं, इसमें एक और ध्यान रखना कि उदासीन लिगेंड का नाम, उदासीन लिगेंड का नाम यथावत रहता है, मतलब वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। फिर आते हैं अपन इसके पांचवें पॉइंट के ऊपर। एक और पॉइंट है कि अगर लिगेंड की संख्या ज्यादा है, समान है, तो डाई, ट्राई और टेट्रा शब्द का उपयोग करते हैं। और कहीं पर, कहीं और, जैसे पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द का उपयोग हो रहा है,
तो उसके लिए फिर अलग शब्दों का उपयोग करते हैं, जो अभी अपन नेक्स्ट में लेंगे, आगे जो एग्जाम्पल आएंगे तब उसमें मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसमें ये कौन सा उपयोग लेना है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखने हैं, ये जो मैंने शॉर्ट में इसके अंदर लिख दिए, ठीक है। अब हम आते हैं नामकरण के अंदर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नाम है, देखो K4FeCN का होल 6। इसमें ना पहले चेंज कर दो, पूरा हटा दो आप, ठीक है। देखिए K4 ये धनायन है, धनायन का नाम पहले लिखना है। सबसे पहले लिख दो, इसका नाम क्या आता है, पोटेशियम। क्या लिखते हैं, पोटेशियम। इसके आगे की संख्या बिल्कुल नहीं लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात आती है इसकी, अब ये पूरा समन्वय मंडल का नाम इसमें कहा ना एक ही लाइन में लिखा जाएगा, हालांकि ऋणायन है, क्योंकि ये पहला धनायन है, तो ये पूरा समूह किसके रूप में, ऋणायन के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए आप, सबसे पहले इसमें संकुल यौगिक में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिगेंड कौन सा है, तो लिगेंड क्या है, CN, साइनाइड, और पीछे शब्द हम O लगाते हैं तो साइनो शब्द बन जाएगा, ठीक है। और परमाणु कितने इसके, समूह कितने, 6, तो 6 के लिए हेक्सा लिखा जाता है, तो देखिए यूं लिखेंगे, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, ठीक है। अब आगे आना है कि भाई ये जो नाम लिख रहे हैं Fe, आयरन, जो कि केंद्रीय परमाणु है, तो यहां देखिए कि यदि संकुल ऋणायन है तो केंद्रीय परमाणु के नाम के पीछे एड शब्द का उपयोग किया जाता है ना, एड। तो एड में फेरम, फेरम से लिखते हैं फेरेट के रूप में, तो हेक्सासाइनो, और क्या लिखते हैं, फेरेट, क्या लिखा जाएगा, फेरेट। ये पूरा इसका एक ही अक्षर के अंदर लिखा जाएगा, यानी इसको लिख दिया पोटेशियम और इसको लिख दिया हेक्सासाइनोफेरेट, और इसके पीछे इसका ऑक्सीकरण अंक, किसका, Fe का। तो Fe का ऑक्सीकरण अंक आप ज्ञात कर लोगे अपने आप, हमने लिया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये K4FeCN6 में, देखो इसका ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करना है, जिसने अगर वीडियो नहीं देखा है वापस बता देता हूं। देखिए K4 पोटेशियम 4 ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, इनटू ये सॉरी पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है, 4 परमाणु है, प्लस इसका ज्ञात करना है, प्लस साइनाइड की होती है -1 इनटू कितने परमाणु है, 6। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, 4 + x - 6 बराबर 0। तो 4 + x बराबर क्या होगा, 6, इसलिए x बराबर 6 - 4 कितना होता है, +2। यानी आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो अब जो दो संख्या है ना, वो हम रोमन संख्या के अंदर लिखेंगे, किसमें, रोमन संख्या में। तो इसके पीछे ये 2 यूं लिखा जाएगा, ये सेकंड, ये इसका ऑक्सीकरण अंक है, ठीक है। अगर आप ये ना ये 2 और 3, ये 3 एग्जांपल समझ लो, बाकी अपन कई ऐसे और एग्जांपल भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि 2-3 एग्जांपल दूंगा, ठीक है। देखिए यहां किया क्या हमने, इन नियमों को फॉलो करते जाओ और अपने हिसाब से आसानी से उसका नामकरण कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले धनायन लिखना है, अगर ये धनायन है तो ये कैसे होगा, अभी अपन लेंगे, ठीक है। और सिंगल ऋणायन है तो कैसे होगा, ये भी अभी अपन लेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। इसके नाम में ये पूरा धनायन है और ये किसके रूप में लिखा जाता है, ऋणायन के रूप में। अब इसका नाम कैसे करेंगे वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये ना पूरा एक ही लाइन में लिखा जाएगा, जैसे एक शब्द के अंदर लिखना है। तो इसमें देखिए आप, ये है एक्वा, इसमें 2 है, 2 दिए हुए हैं लिगेंड। एक्वा शुरू होता है AQ से, ठीक है, और एमीन शुरू होता है AM से। तो इन दोनों में अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम लिखा जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द का कोई मतलब नहीं है कि डाई पहले आता है ट्राई बाद में आता है, नहीं। जो लिगेंड का नाम अल्फाबेट में है उस अल्फाबेट के हिसाब से ही लिखा जाएगा, ठीक है। आप देखिए आप, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, एमीन, इसको एमीन बोलते हैं। कितने हैं, 4, टेट्रा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए टेट्रा
एमीन। क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन। ये एक्वा है, एक्वा कितने हैं? 2, तो क्या लिखेंगे? डाई एक्वा, डाई एक्वा। अब ये पूरा धनायन है, तो इसमें क्या लिखा है कि यदि संकुल देखो धनायन है तो उसका नाम यथावत लिखा जाता है। किसका? केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम इसमें लिखा जाएगा कॉपर। क्या लिखा जाएगा? कॉपर। ठीक है, अब इस पूरे को एक साथ जोड़ दो, ये इस तरह से टेट्रा एमीन डाई एक्वा कॉपर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखकर कोष्टक में उसका ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो पहले आपको इसका क्या लिखना है? ऑक्सीकरण अंक लिखना है। इसके अंदर पीछे क्या लिखा हुआ है? SO4। SO4 को अपन क्या कहते हैं? सल्फेट। क्या कहते हैं? सल्फेट के रूप में। तो ये ऋणायन है ना, इसलिए ऋणायन को अपन इधर क्या लिख देंगे? ये इसमें संख्या लिखनी है और पीछे आ जाएगा सल्फेट। ठीक है, अब आप इसका ऑक्सीकरण अंक निकालोगे, कितना आएगा? देखो कॉपर जल है 0, इसका 0, ये -2, -2 तो जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा? +2 में, यानी ये इसका ऑक्सीकरण अंक आता है। वापस सुन लीजिएगा कैसे करना है। देखो आप इसको उदाहरण को समझो। उदाहरण क्या कहता है? पहले ऊपर लिखा हुआ है ये धनायन आगे ऋणायन पीछे है। अब इसमें ये पूरा धनायन के रूप में है और ये किसके रूप में? ऋणायन के रूप में। ठीक है ना, तो धनायन में ये ध्यान रखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जो है वही लिखा जाएगा, वास्तविक नाम। और ऋणायन के अंदर ये जैसे ऋणायन संकुल है तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे एट शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण में ऊपर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा किसके रूप में है? माइनस के रूप में। ठीक है, अब इसके ना तो आगे इधर कुछ है ना उधर कुछ है। ठीक है ना, तो पहले आप क्या लिखेंगे? देखो Cl4 क्लोरो कितने हैं? 4, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? देखिएगा टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। अब निकल है तो निकल है, लेकिन ये पूरा क्या है? माइनस है, इसलिए निकल के नाम के पीछे क्या शब्द आता है? एड शब्द आएगा, तो निकलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निकलेट। तो टेट्रा क्लोरो निकलेट। ठीक है, अब आपको इसके पीछे केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। इसका केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। ये क्या हो गया? X प्लस क्लोरीन का -1 इंटू कितने हैं? 4 बराबर ये क्या है? -2। तो x - 4 बराबर -2, तो x बराबर कितना हुआ? -2 + 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये -2 है, 4 बड़े हैं तो इधर क्या आ जाएगा? +2। तो इसके अंदर आप ऑक्सीकरण अंक क्या लिखेंगे? ये 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। तो इस प्रकार से हमें सिंपल तरीके से, बिल्कुल कैसा भी यौगिक हो, शर्त ये है कि हमें उन लिगेंड के नाम पता होने चाहिए, लिगेंड पर आवेश पता होना चाहिए, और दूसरा इन नियमों का उपयोग करोगे तो कैसा भी नाम हो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वापस रिवाइज करता हूं। पहला नियम आयनिक संकुल है तो उसमें धनायन और बाद में ऋणायन लिखा जाता है। ठीक है, उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा पूरा एक साथ। ठीक है, समन्वय मंडल में पहले लिगेंड को इंग्लिश अल्फाबेट में और बाद में केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा जाता है, और उसके कोष्टक में आगे क्या लिख देते हैं? रोमन संख्या। ठीक है, रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण अंक। फिर लिगेंड अगर ऋणायन है तो नाम के पीछे O, धनायन है तो Em, और अगर उदासीन है तो उसका नाम है जैसे कि जैसे लिखा जाएगा। उसके बाद यदि संकुल ऋणायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे ऐड पहचान करनी है, पहले धनायन होता है फिर ऋणायन होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये संकुल ऋणायन है और ये संकुल धनायन है।
ठीक है। और लास्ट में कि अगर इसमें डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग किया जा सकता है। डाई ट्राई टेट्रा का यहां लिख दिया हमने, देखो डाई टेट्रा शब्द आया ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आईयूपीएसी के अंदर हम इन संकुल यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए एक दो उदाहरण और ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। एग्जाम्पल जितने ज्यादा अपने बुक में लिखे हुए हैं, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल खुद करोगे, आपका ये टॉपिक उतना ही सही क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे अपन एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, जैसे एक लिया हुआ है कि, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं कि PT Cl3 और NH3, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, ये हो गया, हाँ ये ले लेते हैं, देखो Na, ये सबसे अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, इसमें सब आ जाएंगे। PT Br Cl NO2 और साथ में लिखा हुआ है NH3। देखो इतने सारे इसके अंदर क्या है, संकुल के अंदर समूह जुड़े हुए। अब देखो आप सबसे पहले इसका नाम, अब आप पहचान करो, पहचान कर सकते हो इसमें धनायन कौन सा है और ऋणायन कौन सा है, कर सकते हो ना। ये धनायन है और ये पूरा ऋणायन है। इसमें देखो ये धनायन है तो ये पूरा किसके हिसाब से चलेगा, ऋणायन के रूप में चलेगा, ठीक है। अब आप इसका नाम लिखो। सबसे पहले देखो के क्या है, तो लिखते हैं अपन पोटेशियम, क्या लिखते हैं, पोटेशियम, ठीक है। अब ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर इन दोनों में ये है क्लोरो, क्लोरो किससे शुरू होता है, सी से, और ये है एमीन, एमीन किससे शुरू होता है, ए से। तो पहले क्या लिखेंगे, एमीन, है ना। तो सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया। अब आप इसको पूरा लिखिए, देखिए सबसे पहले लिखेंगे एमीन, ठीक है, एमीन। अब क्लोरो कितने हैं, 3, तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ठीक है। अब ये आया कि यहां पर प्लेटिनम है, धातु, लेकिन ये पूरा ऋणायन के रूप में है, इसलिए धातु, केंद्रीय धातु के नाम के पीछे ऐड शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो लिखा जाएगा प्लेटिनेट, क्या लिखा जाएगा, प्लेटिनेट। अब ये पूरा देखो एक साथ यूं आएगा, और इसके पीछे क्या करना है, हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो अब ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है किसका, प्लेटिनम का, ठीक है। अब प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए देखो पोटेशियम का कितना है, +1 × 1, प्लस प्लेटिनम का ज्ञात करना है, क्लोरीन का कितना है, -3, ठीक है। चलो इसको सीधा ही लिख देते हैं, देखो शॉर्ट में पोटेशियम का 1 + x -3, क्यों -3 क्यों है, क्योंकि इसकी 3 है संयोजकता, और इधर क्या आ जाएगा, NH3 है ना। तो ये NH3 का तो कितना होगा, एमीन का 0 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 1 + x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो गया, 3 - 1 बराबर +2। तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक कितना आया, 2। अब देखो 2 है या नहीं, 3 इधर जाते, माइनस वाले इधर गए, प्लस में आए, ये प्लस वाला इधर गया माइनस में, तो 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आया, 2, ठीक है। तो क्या लिखा, पहले पोटेशियम, फिर एमीन, ट्राइक्लोरो, और है क्या, प्लेटिनेट। प्लेटिनेट क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा ऋणायन के रूप में है। अब इसका नाम लिखना है ना। तो इसका नाम लिखने, देखो पहले क्या आ रहा है, सोडियम, सबसे पहले लिख दिया हमने सोडियम, ठीक है। अब इस पूरे संकुल का नाम लिखना है।
तो जैसे अपन उसमें अंग्रेजी वर्णमाला देखते थे ना, इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला देख लो। देखो ब्रोमो, ये क्लोरो, ये नाइट्रो और ये एमीन। अब आप देखो इन सब में पहले कौन आएगा? एमीन, ठीक है ना। अब नाम लिखेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले एमीन, फिर ब्रोमो, ये ब्रोमो, फिर क्लोरो, ये क्लोरो, फिर नाइट्रो, क्या आया? नाइट्रो, ठीक है। अब देखो आप, अब ये पूरा ऋणायन है तो प्लेटिनम है तो प्लेटिनम के हिसाब से क्या जाएगा? प्लेटिनेट, जैसे ऊपर आया है वैसे लिखेंगे प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। अब इनको पूरा एक साथ जोड़ दो, ये अपन ने पूरा जोड़ दिया। और प्लेटिनम की पीछे क्या करेंगे? ऑक्सीकरण निकालना है। तो देखो सोडियम का 1 इंटू 1 प्लस प्लेटिनम का ज्ञात करना है, ठीक है। ब्रोमाइड, ब्रोमीन का -1 इंटू 1 प्लस क्लोराइड का -1 इंटू 1 प्लस NO2 का -1 इंटू 1 और प्लस 0। 0 क्या है? एमीन अमोनिया है, इसका 0 0 आ गया। अब देखो क्या आएगा? 1 प्लस x, ठीक है, -1 -1 -1 कितने हो गए? 1 1 2 3 -1 हो गए। देखिए -1 -1 1 -1 और प्लस 0 बराबर 0। तो 1 प्लस x -1 बराबर 1, ये इधर गया, फिर ऐसे दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, है ना। तो इन तीनों में तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस x बराबर 3, ये 3 हो गए। तो यहाँ देखिए -1 इधर गया प्लस, ये इधर गया प्लस, ये इधर गया प्लस, तो प्लस के 3 हो गए और ये इधर चला जाएगा। तो x बराबर 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 2। ये इसका ऑक्सीकरण अंक है, ठीक है। देखो इसको वापस आप थोड़ा है देख लेना, इसमें ऑक्सीकरण अंक को कैसे 1 प्लस x, ये -1, फिर ये -1, फिर ये -1, तो तीनों -1 उधर जाएंगे, प्लस में बदलेंगे 3। अब ये 1 है, ये उधर गया -1 तो प्लस, तो ये इसका ऑक्सीकरण इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं, इन उपसंयोजक यौगिकों का किसमें IUPAC पद्धति में किस प्रकार से नामकरण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके और 1-2 उदाहरण लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास नाम दिए हुए हों और नाम से सूत्र कैसे बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, नोट करते जाइएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको हल कर दीजिएगा। धन्यवाद।